होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। साल है 1979 का और ज़ियाउल हक भुट्टो को जेल में डालने के बाद काफी हड़बड़ाहट का शिकार है। ज़िया ने हुदूद ऑर्डिनेंस लॉ मुतारिफ करवाया। ये लॉ मुकम्मल तौर पर एक नाम नेहाद इस्लामाइजेशन पर मबनी था। ये बिल्कुल ऐसा ही था दोस्तों कि जब मुश्किल पेश आती है तो मुसलमान नमाजों का रुख कर लेता है। नमाज पढ़ने में तो ज़ियाउल हक काफी पाबंद था, लेकिन शायद उसका ज़मीर इस तरह से इक़्तिदार संभालने और भुट्टो को जेल में डालने पर उसे अंदर ही अंदर मलामत कर रहा था। तो बस इस मर्द मोमिन मर्द हक ने इस्लाम का सहारा लिया और अपने काले मार्शल लॉ पर इस्लाम का सफेद पर्दा डालना शुरू कर दिया। लेकिन आप उससे इत्तेफाक करेंगे कि हमने जितनी तवज्जो निज़ाम इस्लाम के अमली नफाज पर दी, जिंदगी के किसी और शोबे पर नहीं दी। हुदूद ऑर्डिनेंस लॉ की इस आग ने पाकिस्तान के कल्चर को अपनी लिपेट में लेना शुरू किया और सबसे ज्यादा उस वक्त की खवातीन को हुदूद ऑर्डिनेंस की वजह से मुश्किलात पेश आई। जैसे कि इस ऑर्डिनेंस में साड़ी पहनने पर पाबंदी थी, थिएटर, डांस और यहाँ तक कि पोइट्री को भी ममनू और हराम करार दे दिया गया। एक शदीद किस्म का पर्दा करना हुकूमत की जानिब से औरतों पर थोप दिया गया। तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स को बैन कर दिया गया। सिर्फ पाकिस्तान नेशनल टेलीविजन पर ही आप खबरें देख सकते थे, वो भी हुकूमत की प्रोपेगेंडा वाली खबरें। इसमें ना पापायत का तसव्वुर मौजूद है, ना किसी खास तबके की इजारादारी। इसमें इजारादारी है तो कुरान की, और हाकमियत है तो अल्लाह ताला और उसके बरगज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अखबार शाया होने से पहले ज़िया के पास आया करते और जब ज़िया उनको रिव्यू करता तो इतनी ज्यादा खबरों को सेंसर कर दिया जाता कि अखबार एक कोरा कागज लगने लगता। और गैस करें खबरें कौन सी छपती थी? सिर्फ ज़ियाउल हक की शान में और उनकी तारीफ में ही खबरें छपा करती थी। अब एक आर्टिस्ट तो आज़ादी इख्तिलाफ राय का मुंह बोलता सबूत होता है और कला तो चाह कर भी नहीं रुकती। वो तो एक पानी की मानंद है जो बहती चली जाती है। तो उस वक्त के मुसन्निफों ने, अदीबों ने, शायरों ने, सूफियों ने, सहाफ़ियों ने, कलाकारों ने और कुछ दबंग किस्म की बाहिम्मत खवातीन ने जुर्रत दिखाई और ज़िया की हुकूमत से छुपकर अपने घरों के लॉन्स में अदबी महफिलें सजाना शुरू कर दी। क्योंकि उस वक्त मैदानों और स्टेडियम्स में तो कोड़े बजाए जाते थे। नंगे पांव कलाकारों को, सहाफियों को और वतने अजीज के बाशिंदों को डंडे के जोर पर ले जाया जाता था। और तमाशाई तो उस वक्त भी आते थे, लेकिन कलाकारों को दाद देने नहीं बल्कि कोड़े खाते हुए देखने। इस दिल खींच लेने वाले मंजर को फैज अहमद फैज जैसे शायर अपनी नज़मों के जरिए कलम बंद करते हैं। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं तो मत इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो, दस्त अफशां चलो, मस्तो रक्सां चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, हाकमे शहर भी मजमाए आम भी, हाकमे शहर भी मजमाए आम भी, सुबह नाशाद भी रोज़े नाकाम भी, तीरे इल्जाम भी संगे दुश्नाम भी, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है? इनका दमसाज अपने सिवा कौन है? शहर जाना में अब बासफा कौन है? शहर जाना में अब बासफा कौन है? दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है? दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है? रफ्त दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हुआ यारो। ज़िया की भौंकलाहट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों, जब कलाकारों ने इस तरह कला का इस्तेमाल किया और ज़िया की रातों की नींद हराम की फैज अहमद फैज जैसे अजीम शायर की नज़मों को बैन किया जाने लगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी आर्टिस्ट कम्युनिटी बेचैन हो गई।
हबीब जालिब ने सोचा कि शायद वो अपनी शायरी से अवाम को जगा सके और दम तोड़ती हुई पाकिस्तानी सकाफत में एक सांस फूंक सके। मोहल्लात ही में जले चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लेकिन जिया की बेहिसी और हट धर्मी अपने उरूज पर थी और इस बार इकबाल बानो एहतजाज के तौर पर काली साड़ी पहनकर बाहर निकलती हैं। यहाँ वाज़ेह रहे दोस्तों कि उस वक्त साड़ी पहनने पर भी पाबंदी थी, लेकिन हमारे आर्टिस्ट अपनी कला और सकाफत के लिए ऐसे ही बेचैन और संजीदा थे कि जैसे लगता उनकी सकाफत नहीं बल्कि उनकी इज्जत पर डाका डाल दिया गया है। 13 फरवरी 1986 लाहौर का अलहमरा आर्ट्स काउंसिल इकबाल बानो ने फैज अहमद फैज की ये बैन की गई नज़म पढ़कर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कला और कलाकार दोनों ही पाकिस्तान की सकाफत की एक बेहतरीन अक्कासी हैं और पूरा ऑडिटोरियम ही पाबंदियों के बावजूद इनकलाब जिंदाबाद, तो ये उस महफिल में शामिल इनकलाबियों की चीखों पुकार में तब्दील हो गई। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के बाहर फौज तैनात कर दी गई और महफिल के इख्तिताम पर जहां इकबाल बानो को बहैसियत गुलकार मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया, वहीं शायकीन पर कोड़े लगाना शुरू कर दिए गए। कोड़े लगाने का ये मंजर इतना ज्यादा दिलखराश था दोस्तों कि ये किसी भी इंसान की रूह की चीखें निकाल दे। सजा याफ्ता इंसान को बरहना एक तख्ते के साथ उल्टा खड़ा कर दिया जाता, उसके हाथों को ऊपर करके हथकड़ियां लगाई जाती और उसके पैरों को भी तख्ते के साथ लॉक कर दिया जाता। चमड़े से बने हुए तेल में डूबे हुए कोड़े जब लगाए जाते तो सजा याफ्ता बंदे को तिब्बी इमदाद जरूरी हो जाती। तू इनकलाब के नारे लगाएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, इनकलाब मुर्दाबाद। खैर दोस्तों, जिया की दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तानी शायरों, गुलकारों और अदीबों तक महदूद नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा का वो 80s वाला उरूज इस कदर बुलंदी पर था की मोहलत नहीं थी। कराची के सिर्फ सदर रोड पर ही 45 सिनेमास थे। हर आनी अवाम इतनी ज्यादा जिंदा दिल हुआ करती थी कि नई फिल्में देखना उनकी रोजमर्रा की रूटीन में शामिल होता था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब आपको एक आखिरी विजिट करवाते हैं रावलपिंडी के कोट लखपत जेल का। तारीख है 4 अप्रैल 1979 और टाइम रात के 2 बजे। 51 साला जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनके सेल से निकालकर फांसी घाट तक लाया जाता है, लेकिन उनके हाथों में अब भी हथकड़ियां हैं। वो आर्मी के एक अफसर को कुछ कहने का इशारा करते हैं और जब वो अफसर कान करीब लाता है तो भुट्टो कहते हैं, ये हथकड़ियां मुझे तकलीफ दे रही हैं। मगर ये आर्मी अफसर ज़ियाउल हक का करीबी था, तो वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है, सर मैं ऑर्डर्स के आगे मजबूर हूं। ये सुनकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो काफी अफसरदा हो जाते हैं। आखिरकार उन्हें फांसी घाट तक लाया जाता है। उनके मुंह पर काला कपड़ा डालकर गले में फांसी का फंदा पहनाया जाता है और जल्लाद हैंडल खींच देता है और इस तरह से भुट्टो जिंदा हो जाता है। ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। लेकिन पाकिस्तान की सकाफत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ देती है। 17 अगस्त 1988 में भावलपुर के करीब ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश कर जाता है। भुट्टो को तो कब्र भी नसीब होती है, लेकिन ज़ियाउल हक की ही तरह पाकिस्तानी सकाफत की रूह भी आज तक अपने जिस्म की तलाश में भटकती दिखाई देती है।
यहाँ जिम्मेदारी है हम सबकी कि पाकिस्तान के इस दम तोड़ते हुए कल्चर को खूब प्रमोट करें। भले ही हमारे पास अब ज्यादा हिस्सा सूबाई कल्चर का है और ना होने के बराबर कौमी कल्चर और लिटरेचर, मगर जो भी है वो पाकिस्तान के खूबसूरत सब्ज रंग की एक बेहतरीन अक्कासी करता है। जिस तरह से उर्दू नज़मों ने उस वक्त ज़िया के खिलाफ एक इनकलाब बर्पा किया था, उस तरह से आज उर्दू अदब अब कहीं दिखाई ही नहीं देता। उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी अब तो इंग्लिश की बातें ही होती हैं और लिबास से लेकर खानों तक, फिल्मों से लेकर गानों तक हम सिर्फ और सिर्फ अब मगरिबी कल्चर के पीछे चलते दिखाई देते हैं। ज़िया की जानिब से फैलाया गया उस वक्त का ये जहर इस तरह से हमारी जिंदगियों में शामिल हो गया कि अब तक आज़ादी इख्तिलाफ राय सिसकती और बिलकती दिखाई देती है। कल्चर अपनाना तो दूर, हमें तो अपने कल्चर की समझ तक नहीं है। अब कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी औलाद आर्ट या कल्चर के शोबे में जाए, और क्यों ही जाएगी? अगर चले भी जाएं तो उसे हासिल क्या होता है? हमारी हुकूमत खुद भी तो कल्चर की बात नहीं करती। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का असल कल्चर आज भी दुनिया के किसी भी बड़े सकाफती निज़ाम को टक्कर दे सकता है। ज़रूरत है तो बस इसे समझने और अपनाने की। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन अब तक आपके टैप का मुंतज़िर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हुक्मरानों की नीयतें हैं बद, हुक्मरान जब तलक हैं ये बेदर्द, इस ज़मीं का रहेगा चेहरा जर्द, ये ज़मीं जब तलक न लेंगे हम, इससे उगते रहेंगे यूं ही गम, बेघरी को करेंगे हम ही दूर, हम ही देंगे दिलों को प्यार का नूर, हम ही देंगे दिलों को प्यार का नूर। खल्क सदियों के जुल्म की मारी, यूं न हैरान फिरेगी बेचारी, रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे, इस खजा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही। अभी जाए।